हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 1, 2, 3 में पहले देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहले हम पढ़ चुके थे कि बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद पढ़ा था हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से रूल गवर्नमेंट ने अप्लाई किए। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन जैसे नाम से ही लग रहा है, एक्स एक्स मीन्स कि बाहर के लिए। तो एक्स माने आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, और दूसरा है इन सिटू, इन माने अंदर, तो इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन जैसे हम आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कह रहे हैं, तो नेचुरल हैबिटेट मीन्स है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल जो भी है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस लोकल इन्वायरमेंट में रहता है, जिस प्लेस पे रहता है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है। अगर हम उसको उसी के प्लेस पे ही कंजर्व कर दें, उसको वहीं पे कंजर्व करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। और उस ऑर्गेनिज्म को या प्लांट या एनिमल को हम वहाँ से लाके दूसरी जगह अगर हम उसको इम्प्लांट कर दें या उस जगह पे लाके उसको सेटल कर दें, तो वो कहलाएगा हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो स्पेशली हम प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, तो हम प्लांट को ही ज़्यादा ध्यान पे रख के यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट आ रहा है एक्स सिटू कंजर्वेशन में, वो है जीन बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट है जिसके डिजायरेबल जीन्स हमारे पास हैं, या जो भी प्लांट हमको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयर है, एंडेमिक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत कम है, जिसको प्रिजर्व किया जाना जरूरी है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं कि एक जीन बैंक के माध्यम से रख लेते हैं और उसको हम क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है बॉटनिकल गार्डन। जैसे कि हम देखते हैं कि इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अप्लाइड कोर्सेज की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको बॉटनिकल गार्डन की नॉलेज कम है, प्लांट्स की नॉलेज कम है। जो भी नॉलेज है वो थ्योरेटिकल है या डिजिटल है, लेकिन फील्ड पे उन्होंने ये चीज़ें कम देखी होती हैं। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वो स्पेशली इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में कोई प्लांट की वैरायटीज मिलती हैं, लेकिन वो हर प्लेस पे एक साथ नहीं जा सकता है, ये कॉस्टली भी है, जाने के लिए समय भी बहुत चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो हम कई सारे प्लांट्स को जो अलग अलग हैबिटेट्स के, अलग अलग प्लेस के हैं और ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिसकी हमें रिसर्च में अपनी ज़रूरत है या जिसको हमें दिखाना है स्टूडेंट्स को, उनको लाके किसी एक जगह पे लगा सकते हैं, जिसे हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। वहाँ पे हम तरह तरह की प्लांट स्पीसीज ग्रो कर सकते हैं, हर कैटेगरी की प्लांट स्पीसीज ग्रो कर सकते हैं। उसको हम बॉटनिकल गार्डन नाम दे देते हैं, और वो स्पेशली अलग अलग चीज़ों की अलग अलग हो सकती है। जैसे कैक्टस का कैक्टस गार्डन अलग हो सकता है, फ्लावर्स का एंजियोस्पर्म का अलग हो सकता है, क्रिप्टोगैम्स का अलग हो सकता है, एल्गी अलग, फंजाई अलग, ब्रायो अलग, टेरिडो अलग, सबके अलग अलग हो सकते हैं बॉटनिकल गार्डन। उसमें भी अगर बड़ी जगहें हैं तो वहाँ स्पेशलिस्ट चीज़ें हो सकती हैं, उनकी अलग अलग स्पेशल चीज़ों के अलग हो सकते हैं कैटेगरी वाइज की। जैसे एंजियो मोनोकॉट का अलग कर दिया, डाइकॉट का अलग कर दिया, उसमें फैमिली वाइज अलग कर दिया, ऐसे ही हर चीज़ में हम अलग अलग करके उनको बना सकते हैं। थर्ड आता है जू। एनिमल के केस में आता है जू। तो जैसे हम पहले से ही जानते हैं, कुछ जो जू होता है चिड़ियाघर होता है, वहाँ पे ढेर सारे एनिमल पाए जाते हैं, अलग अलग जो साइज के होते हैं, अलग अलग जिनकी अलग अलग स्पीसीजें होती हैं, अलग अलग जेनेरा होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, क्रोकोडाइल है, बर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें वहाँ होती हैं। तो हम कई सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। ऐसे ही है सीड बैंक। सीड बैंक में हम वही वो इम्पोर्टेंट सीड्स प्लांट के जिनकी हमें काफ़ी ज़रूरत है और जो काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं, और जब भी हमें भविष्य में इनकी ज़रूरत हो तो हम इनसे टिश्यू कल्चर की हेल्प से या बायोटेक की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करके ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म या नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हर्बेरियम के फॉर्म पे प्लांट रहते हैं, जिनको हम वहाँ कंजर्व कर सकते हैं। हो सकता है कि कई प्लांट ऐसे हैं जो काफ़ी कम मात्रा में और बाद में वो नष्ट हो जाए, और वो हमें वहाँ हमारे पास देखने के लिए कुछ बचेगी नहीं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि हर्बेरियम के फॉर्म पे रह जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन
क्यू है, वहाँ पे ढेर सारे स्पेसिमन है। ऐसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन का अपने हर्बेरियम है, क्यू का हर्बेरियम है। ऐसे ही रॉयल बॉटनिकल गार्डन है इंडिया में, NBRI का अपना गार्डन है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गार्डन से हैं, अलग अलग हर्बेरियम से हैं, जहाँ ये प्लांट स्पीसीज हर्बेरियम के फॉर्म में रहती है। हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंस ये होता है, बॉटनिकल गार्डन में तो प्लांट लिविंग कंडीशन में होता है, लेकिन हर्बेरियम में जो प्लांट होता है वो डेड कंडीशन में होता है। उसके बाद आ रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड स्टेशन। एग्रीकल्चरल फील्ड स्टेशन पे हम ट्रायल के लिए कई सारी नई स्पीसीज हैं जिन पे हम ट्रायल करते हैं, नई जो वेराइटीज डेवलप की जाती है उन पे काम करते हैं, तो उन सबको एग्रीकल्चरल फील्ड स्टेशन पे रखते हैं और उस पर भी नई नई वेराइटियों पे क्या कहता है रिसर्च का काम किया जाता है और नई नई वेराइटियाँ डेवलप की जाती हैं, जैसे वीट की है, मेज की है या राइस की है, ऐसे अलग अलग चीज़ों की वेराइटी। सेकेंड पार्ट आता है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, जो होता है इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट पे जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें फर्स्ट पे आ रहा है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़े स्केल पे होता है, इसके अंदर काफ़ी एरिया आती है और जो इस समय इंडिया में है ये 104 जो है इस समय नेशनल पार्क हैं। ये टोटल इंडिया की लैंड का 1.23% एरिया कवर करते हैं और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क रखने वाला राज्य है वो MP है, जिसके अंदर 10 है, नेशनल पार्क की संख्या 10 है पूरी। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंपेटिवली छोटी जगह होती है, एक नेशनल पार्क के अंदर भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम होता है और स्पेशली वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिज्म होती है इनको प्रिजर्व करने के लिए होती है। जैसे हमने देखा कि हमारे पिथौरागढ़ पे है तो यहाँ पे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अल्मोड़ा पे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या देहरादून पे देखें केवला देव बर्ड सेंचुरी, ऐसे तो ढेर सारी सेंचुरी होती हैं। तो इंडिया पे जो है प्रेजेंट जो पोजीशन है ये 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद थर्ड पे आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क से भी बड़ा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 या 3 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी एरिया को कवर करता है। इंडिया में इस समय कुल 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इसमें से 11 जो है मैप के अंदर आते हैं, MAB मैन एंड बायोस्फीयर, जो यूनेस्को के द्वारा होता है और यूनेस्को ही बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करता है। उसके बाद आता है वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे हल्का पानी या मॉइस्ट प्लेसेस होता है, कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है या पानी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होती हैं इसको हम किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होती है। और इस समय इंडिया पे जो है 27 वेटलैंड एरिया है, जैसे चिल्का लेक है, डल लेक है, ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है ऑर्किडियम इन सिटू कंजर्वेशन में। ऑर्किडियम मीन्स कि जैसे नेशनल ऑर्किडियम खोला गया है शिलोंग मेघालय में, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्किड्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का परसेंटेज है, मोर देन 70% फॉरेस्ट एरिया उन इलाकों पे है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्किड्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे साल भर मॉइस्चर उनको मिलते रहता है, तो ऑर्किड्स बहुत अच्छी मात्रा पे होते हैं, तो वहाँ ऑर्किडियम डेवलप किए गए हैं, तो उनको उन्हीं के एरिया पे प्रिजर्व कर दिया है। नेक्स्ट आता है इस पर सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स जो है छोटे लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक तरीका है। जैसा कि हम गाँव पे देखते हैं, विलेजों पे किसी गाँव को 5 साल के लिए 6 साल के लिए देवी को चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि उस बीच कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी, कोई भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का दोहन नहीं किया जाएगा, कुछ भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं किया जाएगा। तो उस समय पे वहाँ पे प्लांट बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो करते हैं, तो वो जो होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम यहाँ देख लें तो होकरा सेक्रेड ग्रुप्स है, महाकाली सेक्रेड ग्रुप्स है, धर्म में सेक्रेड ग्रुप्स है। तो ये गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि हमको कितने कितने समय के लिए कौन सी एरिया को सेक्रेड ग्रुप्स के तौर पे डेवलप करना है। उसके बाद आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी यूनेस्को ही डेवलप करता है कि जो राष्ट्रीय धरोहर की चीज़ें होती हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डालते हैं और उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को बोला जाता है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है, ESI। तो यहाँ इंडिया में जो है 28 प्लेस जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और वर्ल्ड में 1073 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 28 जो हेरिटेज साइट्स हैं इसमें जैसे ताजमहल आ जाता है, आगरा फोर्ट आ जाता है, एलिफेंटा की केव्स आती हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं आती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं। ये भी मोनूमेंट को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। इसके बाद हम आ रहे हैं रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के हमारे रीजन क्या है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो फर्स्ट पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में है आपका, जब क्या होता है कोई एरिया पूरा हैबिटेट ही लॉस होने लगता है ड्यू टू द क्या है, कई सारे रीजंस हैं, फ्लड की वजह से हो सकता है, रेन की वजह से हो सकता है, तो कई सारे इसके रीजन हैं। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है इस वजह से हो सकता है, रोड कटिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो बहुत सारे इसके रीजन होते हैं जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन